हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। तो देखो किरचॉफ लॉ क्या है। किरचॉफ लॉ, तो देखो किरचॉफ ने टू लॉ के बारे में बताया है और दोनों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं। अगर हमारी अभी तक हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में होते हैं तो हम किस तरह से वैल्यू निकालते हैं, V=IR इजी वे में निकाल लेते हैं। लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मींस खाली एक सर्किट ना रहे, कई सारे सर्किट एक साथ एक किसी सिस्टम में कई सारे सर्किट अगर होंगे तब किस तरह से हम उसको करते हैं, ये आज हमें देखना है। तो उसके लिए बड़ा इजी मेथड है, दोनों को लेके दोनों रूल को यूज करके हम सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ईएमएफ, बाकी बहुत सारी चीजों को सोल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, जंक्शन रूल। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या आप बोलेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। चलिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल, और दूसरा नाम इसका क्या है बच्चों, जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल, या इसको करंट रूल भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोल देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी भी जंक्शन की तरफ जो करंट होंगी, जंक्शन से मतलब क्या है, देखो हम एक या दो वायर का ज्वाइंट करते हैं, एक वायर को लेते हैं, दूसरे वायर को लेते हैं और दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। तो ऐसे ही उन मान के चले हमारे पास दो या दो से ज्यादा वायर भी हो सकती हैं, और कुछ वायर से करंट आती है और कुछ वायर से होते हुए करंट वापस चली जाती है। अब आने वाली करंट को कैसे बोलते हैं, मान के चले कई सारी सेल हमने कनेक्ट की यहाँ पे, और भी कई सारी हो सकती हैं। तो जिनसे करंट आएगी उस करंट को हम किस साइन के साथ लेते हैं, पॉजिटिव, और जिस रास्ते से करंट जाती है उन करंट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हमने I1 बोला है, इसको I2, ये I3 और यहाँ पे I4। तो जो पॉजिटिव होगा तो क्या बोलेंगे, एट अ जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट, the algebraic sum of the all currents at a junction remains zero। टोटल जो करंट है वो जीरो रहता है, या ये बोल सकते हो इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये लेंगे I1 प्लस I2 पॉजिटिव साइन के साथ। मैंने बोला इनकमिंग करंट को पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव साइन, I4 इक्वल टू 0। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें, लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। सेकंड रूल आता है हमारा किरचॉफ सेकंड रूल लो बोलेंगे, या इसको बोलते हैं क्लोज लूप रूल या पोटेंशियल रूल भी बोल देते हैं। तो ये क्या होगा, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस तरह से यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, और इस तरह यहाँ भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा E1, ईएमएफ को E से या एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, कैपिटल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेल का इंटरनल है, ठीक है, ये सेल का पूरा सिस्टम और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल
R2 EMF E और ये R2 ओके। तो लूप रूल है हमारा ये। अब इसमें आगे क्या करेंगे, देखो किस तरह से करते हैं। तो मैंने बोला सर एल्जेब्रिक सम, देखो सेकंड फर्स्ट में क्या बोलते थे कि किसी भी जंक्शन की तरफ जो करंट आएगी या जाती है सबका सम क्या होगा, सिग्मा, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा I इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट रिमेन्स 0। और इसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द या अलोंग अ क्लोज सर्किट। इसमें ये पूरा इसके लिए है, सिग्मा E इक्वल टू 0, या V भी बोल सकते हो, V पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 0। फिर से सुनो, फर्स्ट रूल क्या है, ये जंक्शन के लिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन रिमेन्स 0। और इसको क्या बोलोगे, अलोंग अ क्लोज सर्किट। अलोंग क्यों, क्योंकि पूरे सर्किट के साथ साथ, पूरे सर्किट में देखना है क्लोज लूप में, अलोंग अ क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स 0। मीन्स यहां से मान के चले, यहां से शुरुआत की आपने ए से, बी पे पहुंचते हो, सी पर, डी पर, और ए बी सी डी पर पहुंचने के बाद वापस ए पर आते हो, तो कितना चेंज किया आपने, वापस 0। यानी क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी है वो वापस जहां से चले थे वहां पर आते आते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस, आखिर पोटेंशियल होता क्या है, एक वर्क है, एक एनर्जी है जो हम चार्ज को फ्लो कराने के लिए वर्क करते हैं। क्योंकि ईएमएफ है, वो क्या होगा कि यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो वर्क करेंगे दैट इज ईएमएफ। अब ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, वापस ए से जब यहाँ पे आएंगे 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो सारी एनर्जी रास्ते में खत्म हो जानी चाहिए। अगर एनर्जी खत्म नहीं होती, याद रखना बच्चों, किसी भी सर्किट में जब हम चालू करते हैं उसको, चाहे वो फ्रिज चलाएं, इलेक्ट्रिक मोटर चलाएं, टीवी चलाएं, कुछ भी चलाएं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जब आप चलाते हो तो याद रखना उसके दोनों वायर आप किस में कनेक्ट करते हो, सॉकेट में। तो जो जब उससे एनर्जी निकल के वापस जाती है ना, पॉजिटिव से निकल के जाएगी या एसी के थ्रू भी देखें, तो जो एनर्जी वापस रोटेशन होगा वो हमारा क्या मिलता है, लास्ट में 0 ही मिलता है। अगर वो 0 नहीं होती तो इसका मतलब आपकी डिवाइस को खतरा है। वो खतरा क्या होगा, वो हीट बनाएगा, या अगर हीट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता उतनी जल्दी तो फिर क्या होता है, आपकी अप्लायंस खराब हो जाती है। देखा होगा बस्ट हो जाता है, कई बार फ्यूज उड़ जाता है, देखा होगा आग लग जाती है उसके अंदर। तो वो क्या करती है, फिर एनर्जी हीट प्रोड्यूस करती है। भाई फैन है, आप फैन को एनर्जी देते हो इलेक्ट्रिक सॉकेट से वायर कनेक्ट करके, टीवी को देते हो, और अगर वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, बट टीवी को देता है, वो लाइट में आपको पिक्चर दिखाता है, सिग्नल दिखाता है ना, तरह तरह की इंफॉर्मेशन देता है, न्यूज दिखाता है, एंटरटेनमेंट कराता है। तो अगर वो उस तरह की एनर्जी को, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाता, इसका मतलब उसको खतरा है, और वो क्या होता है, फिर खराब हो जाता है। तो इसी तरह से जो एनर्जी है वो वापस जाते जाते क्या हो जानी चाहिए, 0, अदरवाइज ये सर्किट खराब हो जाएगा। तो यही बात किरचॉफ ने देख के सर्किट को ये बात बोली कि किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट रहेगी वो 0 रहेगी, और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा वो 0 रहेगा। इसको हमने कैसे बोलते हैं, सिग्मा, ये कि कुछ करंट है सपोज यहाँ से अब मैं इस बात को, फर्स्ट रूल को यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्कस करता हूँ। दोनों बात समझ आ गई, या ये भी बोल सकते हो इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसको क्या बोलोगे, अब इसको डिटेल में, ये तो एक शॉर्ट में बोल दिया कि चेंज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स 0। अब डिटेल में किस तरह से बोलोगे, डिटेल में बोलने के लिए क्या कहेंगे, अलोंग अ क्लोज सर्किट, ये बात जरूर बोलना है, जैसे उसमें क्या बोलते थे, एट अ जंक्शन फर्स्ट रूल में, इसी तरह से इसमें क्या बोलना है, अलोंग अ क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल ईएमएफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल ईएमएफ रिमेन्स इक्वल टू द, किसके इक्वल रहेगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किस किस का, आई और रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस का। अब देखो सर्किट में
जरूरी नहीं है, मैंने बोला एल्जेब्रिक सम ऑफ किसका, ईएमएफ। किसके इक्वल लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, इसी रूल को ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा ई या एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से मतलब समझ आ गया होगा, ईएमएफ से है, कंफ्यूज होते हैं। चलो इसको सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। इसका मतलब क्या है कि सर्किट में अगर एक ईएमएफ की सेल है तो खाली E1 या खाली ई और इक्वल टू आई आर लिखोगे। लेकिन अगर कई सारे हैं तो क्या लिखना होगा, E1 प्लस E2, जो भी जितने भी होंगे, I1 IR2 या जितने भी होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते चले जाओगे और साइन के साथ। अब वो साइन वाला कुछ चीजें तुम्हें समझनी है, बाकी ये तो बात समझ आ गई होगी। सर्किट में एक सेल है तो एक E1 आएगा, 2 है तो E2, 3 है तो E3। साइन कैसे रहेंगे वो अभी समझ में आएगी बात, उसको पेशेंस रखना। इसी तरह से करंट की डायरेक्शन में चलते हो तो पॉजिटिव साइन, अपोजिट चलते हो तो नेगेटिव साइन मींस, लेकिन रहेगा क्या, फिर से समझो, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन अ क्लोज्ड सर्किट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जिस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होती है उसकी और उसमें फ्लो होने वाले करंट की, दोनों की मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस तो पकड़ ले R2 और करंट पकड़ ले R1 में फ्लो होने वाला, है ना, ये तो चांस की बात है, सर्किट एक ही है। ऐसे भी हो जाता है कई बार 2-2 सर्किट बनते हैं, वो भी बताऊंगा। तो ये देखना है, बड़ा अच्छा है और न्यूमेरिकल इसके ऊपर रहते हैं। अगर ये बात समझ आ गई जो कॉन्सेप्ट मैं अभी कराने जा रहा हूँ, तो उसमें समझता हूँ आपसे कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर सकते हो, सबके सब न्यूमेरिकल करोगे। तो मैंने बोला ये एक सिस्टम है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसका है, सेल का। ये सेल का, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी सेल के अंदर रेजिस्टेंस को नहीं दिखाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो स्मॉल लाइन होती है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को बिग लॉन्गर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल नेगेटिव टर्मिनल को मींस नेगेटिव चार्ज जिधर रहता है उसको स्मॉल लाइन से। तो उसी की साइड एक इस तरह से एक रेजिस्टेंस का साइन रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस की का डायग्राम बना देते हैं इस तरह से। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत की ABCDA, आप यहां तक तो आगे C तक ABC के थ्रू और फिर वापस A से। अगर जिस रास्ते से चलोगे तो उसी से चलते हुए वापस A पे आना। ऐसा नहीं कि C तक ऐसे चले और फिर इस तरह से आ गए, मीन्स आधे रास्ते एंटी क्लॉकवाइज और फिर आधे रास्ते क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो एंटी ही चलना है, और अगर क्लॉकवाइज चलते हो तो फिर क्लॉकवाइज ही चलना है। ये रूल याद रखना है, और दोनों साइड के लिए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब मैं चलता हूं ये वाला, एक ही बात को 3 बार बताऊंगा। 3 से मतलब क्या, कि जो मैं अब करने जा रहा हूं इसको 3 तरह से हम लिख सकते हैं, 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसी सर्किट के लिए। वो देखो, पहले फर्स्ट टाइम ए मेथड में क्या करेंगे, अलोंग ABCDA, अलोंग ABCDA। अभी कंफ्यूज नहीं होना, पता नहीं सर क्या बताने जा रहे हैं, सुन लो फिर अपने आप तुम्हारा, क्योंकि हर किसी के ब्रेन में इतनी पावर है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है, इतना आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या हमें डिफरेंस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अलोंग ABCDA, तो A से B तक आते हैं। पहले देखेंगे पूरे सर्किट में EMF कहाँ कहाँ पे, मीन सेल कहाँ कहाँ पे। A से B कोई नहीं, B से C है। अब इसमें भी एक रूल याद रखोगे, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बस याद रखना, ये जो R स्मॉल r है, ये इसका रेजिस्टेंस है, कैपिटल R एक्सटर्नल है, जो सेल के बाहर है, ये सेल के अंदर है। और वो कौन लगाता है, इलेक्ट्रोलाइट। बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोलाइट में सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किस किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर, कंसंट्रेशन पर, वो सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। करंट लेते हैं तब भी बढ़ता है, कई सारे पॉइंट्स। तो A to B कोई EMF नहीं है, पहले EMF को डिस्कस करेंगे। B to C है यहाँ पे। अब इसमें एक याद रखना है,
अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव पर चलते हो और बाहर निकलते हो पॉजिटिव टर्मिनल से, तो साइन कैसा लेंगे ईएमएफ का? पॉजिटिव साइन। तो याद रखना पॉजिटिव साइन लेंगे। कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो फिर नेगेटिव साइन लेते, है ना, ऐसे। तो क्या करेंगे, अभी यहां से ए बी, अब बी सी चलेंगे तो क्या आएगा? E2 विद पॉजिटिव साइन। इट इज टेकन विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि आप नेगेटिव में एंटर किए, लेकिन जब निकलते हो तो क्या लेके निकलते हो? समझो पॉजिटिविटी, और पॉजिटिव साइन आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। कोई अभी रेजिस्टेंस है, करंट भी है, देखो करंट यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव से निकलेगा, लेकिन दोनों का मिलके सपोज कितना बनता है? क्योंकि सीरीज में हम पढ़ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारा सीरीज है ये, करंट रिमेन्स सेम, एक ही करंट रहती है। तो यहाँ पे कोई सेल नहीं है। फिर यहाँ पे आते हैं, इसमें भी नेगेटिव में एंटर करते हैं, पॉजिटिव से निकलते हैं, तो क्या आएगा? प्लस E1 इक्वल साइन। कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं, तो वो भी बता दूंगा, है ना, वो बाद में राइट साइड जीरो करते हैं, जो मैंने यहाँ पे रूल बोला है ना। मैंने दोनों तरह से बात बताई थी। मैंने बोला था I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। सपोज ये भी लिख सकते हो, या इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हो, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0, जंक्शन रूल के लिए, है ना। इसी तरह इसको भी लिख सकते हो। अगर हम जो चीजें इधर पॉजिटिव है, अगर हम इक्वल के इधर लेके आते तो सब नेगेटिव साइन के साथ आती। तो रूल याद रखना। तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पहले मैं सोचा बताऊं, लेकिन एक ही बात याद रखो, ज्यादा में कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस याद रखो, जैसे मैं बता रहा हूं, पहले ईएमएफ पूरे सर्किट में जिसमें भी चल के आ रहे हो, जो बंद होगा एक जगह जाके। कई बार सर्किट ऐसे भी हो सकते हैं, अभी बता रहा हूं केवल, हालांकि इसको भी कराऊंगा। कई सारे सर्किट इस तरह से, इसमें सेल यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ये छोटा ये बड़ा, मीन्स टर्मिनल उल्टे सीधे, कुछ भी किसी भी तरह से, और भी कई सारे हो सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, इस तरह से। लेकिन रूल वही रहेगा, जिससे चलना शुरू करोगे, ऐसे आओगे तो ऐसे, पूरे को लेंगे तो पूरा, ये मीन्स पॉइंट्स लिखे होते हैं A B C D इस तरह से, लेकिन चलना एक ही लूप में। लूप का मतलब जिस रास्ते को बंद कर दें। ये अकेला है, यहाँ कितने हो गए? 1 2 3, 3 तो देखो पूरे दिखाई दे रहे हैं, एक 4th, एक ये भी हो सकता है, ये 5, एक ये भी हो सकता है 6, मीन्स इसी तरह से बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन रूल याद रखना, जिसमें भी चलोगे एक बार क्लोज लूप में चलना है, और क्लोज लूप में रूल ये इसी तरह से लगाएंगे जो अभी मैं यूज कर रहा हूं। तो E1 E2 प्लस E1 आगे। अब देखेंगे, फिर से आएंगे, क्योंकि हम वापस ए पर पहुंच चुके हैं। 2 सेल थी, दोनों के लिए हमने यूज किया। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ तक R2। मैंने बोला एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ आ गया, एल्जेब्रिक सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड फ्लोइंग करंट थ्रू द सेम रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं करंट किसी, अभी जैसे 2 की बात करें, करंट किसी का, रेजिस्टेंस कोई। अगर रेजिस्टेंस R2 है तो इसमें फ्लो होने वाली करंट को ही देखोगे कि यही है या कुछ और है, क्योंकि ऐसा भी होगा सर्किट में, भी बताऊंगा, ऐसा भी कुछ सर्किट में होगा कि रेजिस्टेंस कुछ है और करंट उसमें मतलब कई बार करंट भी अलग अलग होती है, कि यहाँ जैसे हम एक ही रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ आई है, आगे जाके करंट कुछ और मिलेगी, वो बताऊंगा। एक कंडीशन अभी ऐसी भी लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे कितना है? R2, और इसमें करंट कितना है? I। अब आप करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो साइन लेंगे पॉजिटिव करंट का, ये तो सिंपल सी बात है। करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो करंट का साइन कैसा लोगे? पॉजिटिव। करंट के अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव। अगर हाँ मैं यहाँ पे बाद में इक्वल 0 करता तो यहाँ पे फिर माइनस लेते हैं, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूं। और फिर तो करंट का सीधा सीधा रूल याद रखो, सेल के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से निकलोगे तो ये में पॉजिटिव साइन, और करंट की डायरेक्शन में चलोगे जब राइट साइड आते हैं तो पॉजिटिव साइन। तो क्या है रेजिस्टेंस? पहली बार R2, और करंट कितना है? I। थोड़ी जगह छोड़ लोगे पहले जब करोगे, वैसे प्रैक्टिस बन जाएगी, फिर अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए। तो I पॉजिटिव साइन है क्योंकि करंट की डायरेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, इस रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे आते हैं,
R2 करंट कितना है I प्लस साइन के साथ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है यहाँ भी। C to D कोई रेजिस्टेंस नहीं, D से यहां तक आते हैं फिर रेजिस्टेंस आता है R1, करंट की डायरेक्शन में ही है अभी भी, तो कितना होगा I पॉजिटिव, फिर R1 प्लस R1, अभी भी करंट की डायरेक्शन में I R1। इस तरह से पूरी इक्वेशन हमारी बन जाती है। कुछ के मन में आ रहा होगा सर आखिर हम इनको यूज क्यों करते हैं, तो देखो एक बात सुनो, इस सर्किट में कितनी सारी क्वांटिटी है, I भी है, स्मॉल r1 है, कैपिटल R1 है, मींस रेजिस्टेंस कई सारे हैं, EMF है, तो कुछ वैल्यू वो गिवन होती है। जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें कुछ वैल्यू गिवन होंगी और कुछ हमें कैलकुलेट करनी होंगी। हो सकता है 3 या 4 क्वांटिटी वो पूछ ले, अब 3-4 पूछिए तो एक सर्किट से तो काम चलने वाला नहीं, फिर वो क्या करेगा, कई सारे सर्किट बना के देगा, और कई सारे सर्किट बना के देगा तो जैसे यहाँ एक इक्वेशन बनी है, एक किसी जंक्शन का ले लेंगे, तो इस तरह से कुछ इक्वेशन बन जाती हैं, और इक्वेशन बनाने के बाद उनको सोल्व करते हैं, और उनकी हेल्प से हमें क्या आ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, कहीं पे करंट निकालने के लिए आता है, कहीं पे EMF निकालने के लिए, इस तरह से हम उनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसको कर लो बच्चों। अब दूसरा मैंने बोला था अभी कि यहाँ पे बेटा ये करंट भी कई बार एक सर्किट में चेंज हो जाता है, यहाँ आ रहे हैं तो करंट कुछ है और आगे जा रहे हैं तो करंट कुछ है, ऐसी पॉसिबिलिटी क्या कैसे हो सकती है, जबकि एक सर्किट हमने पढ़ा है सीरीज में तो करंट सेम रहता है। लेकिन देखोगे अभी वो बात सही है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ जाके कोई दूसरा रास्ता भी चालू हो गया और उससे भी कुछ करंट प्लस हो गई है ना, यहाँ से आती थी, ये तो आती है I और यहाँ से आती है I1, तो दोनों की मिलके अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I प्लस I1, ऐसा है, अभी पॉसिबिलिटी बताऊंगा। ओके बोला, देखिए अब सेकंड पॉसिबिलिटी जो मैंने बोला था कि करंट चेंज भी हो जाता है, और वो किस तरह से अभी देखना है यहाँ पे। EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट किया एक्सटर्नल R, और यहाँ E2, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इस तरह से। अब बच्चों यहाँ से देखना, यहाँ पे करंट कितनी आती है, I2, सपोज यहाँ पे करंट कितनी आती है, I1। अब ये इस जंक्शन पे जाके दोनों ज्वाइंट होंगी और मिक्स होके कितना बनाएंगी, I, और I की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस I2। तो जो बात मैंने अभी बोली थी कि एक ही सर्किट में आप देखोगे, ये अब देखो ये वाला क्लोज सर्किट है, चाहे तो हम इसकी बात करें, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, या इसकी बात करें क्लॉकवाइज, है ना, वो किस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चलते किस तरह से हो, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो या क्लॉकवाइज। तो एक ही सर्किट में करंट दो दो होंगे, और वो किस वजह से है, कुछ रीजन ऐसा बन जाता है कि कहीं से दूसरी जगह से आके भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। इस पॉइंट को नाम दे A, इसको पॉइंट नाम दे B, C, D, ये E, और ये लास्ट में F। इस तरह से हमारे कुछ पॉइंट्स है। अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले अलोंग ABEF, अलोंग ABEF। आप चाहो तो ये ऐसे भी कर सकते हैं AFEB, A, है ना, ABEF, जिससे चले उसी पे वापस। तो यहाँ से A से B तक कोई EMF नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, खाली इस सर्किट में ABEFA में खाली एक सेल है, और इस सेल में भी आप क्या करते हो, नेगेटिव पे एंटर करते हो और निकलते किससे हो, पॉजिटिव से। तो E1 पॉजिटिव साइन के साथ इक्वल्स टू इक्वल साइन। अब आगे आते हैं
वापस ए पे आ जाते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस कितने हैं, खाली एक सेल है वो भी पॉजिटिव साइन। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ए टू बी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी टू ई रेजिस्टेंस है, कितना, आर रेजिस्टेंस। आर रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो होती है, I1 प्लस I2, या मैं सिंपल वे में लिख देता हूं खाली I, है ना। तो यहां पे I करंट है, E2F कोई रेजिस्टेंस नहीं है, F2A कितना है, R1। और करंट की डायरेक्शन में देखो, यहां भी करंट की डायरेक्शन में थे। कई बार ऐसा भी हो जाता है आप करंट के अपोजिट चलते हो, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन करोगे तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी आएगी फिगर के अकॉर्डिंग कि आप करंट के अपोजिट चलोगे। मान के चलते मैं इसी सर्किट को ऐसे बना देता कि देखो एक तो ये वाला हो गया ऐसे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और मैं इस सेल को बड़ा बना देता। भाई मान लो ये 10 वोल्ट की है और ये 2 वोल्ट की, तो अब करंट किसकी वजह से डिसाइड होगा, इसकी वजह से। तो यहाँ पे करंट, कुछ करंट आगे ऐसे चली जाएगी और कुछ ऐसे चली जाएगी, है ना। तो जब ये करंट यहाँ तो ऐसे और यहाँ इस वे में, तो जब लेकिन आप यहां से आओगे तो देखो इस सर्किट के लिए आप ऐसे आओगे यहाँ तो क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ करंट के अपोजिट चलोगे इस सर्किट में, और करंट के अपोजिट चलेंगे तो आई की साइन जो होगा करंट का वो नेगेटिव होगा, तो वो भी देखेंगे। तो अभी हम आई पे पहुंचे हैं, बी से ई, आई इंटू आर। अब आगे आते हैं आई इंटू R1, अभी भी करंट की डायरेक्शन में, तो प्लस आई R1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह से इक्वेशन बनाते जाते हैं और बाद में इनको सोल्व कर लेते हैं। अब बात करेंगे बी सी डी ई बी अलोंग क्लोज सर्किट या अलोंग क्लोज लूप, along closed loop B C D E B। तो देखो B से C तक कोई ये सेल नहीं है, C to D है, लेकिन इस बार क्या चलते हो आप, पॉजिटिव से एंटर करके किससे निकलते हो, नेगेटिव से, तो माइनस E2 आएगा। मैंने बोला अगर पॉजिटिव से निकलते जब सेल में एंटर करते हैं, सेल के जब बाहर निकलते हो, अगर नेगेटिव से निकलोगे तो नेगेटिव साइन इक्वल टू, क्योंकि आगे कोई सेल नहीं है यहां तक। अगर होती तो इसी तरह से साइन यूज करते और उसको करते जाते हैं। बड़ा इजी है, बड़ा इंटरेस्ट आता है करने में। इसके बाद दूसरी कोई सेल नहीं है, फिर से आते हैं अब आई और आर के लिए, करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई के लिए। बी टू सी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सी टू डी है, लेकिन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आते हो आप, आ रहे हो ना करंट के अपोजिट। भाई करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, और आप ऐसे चलते हो, तो माइनस I2 R2। फिर से आगे, और E2 B में भी, इस बार भी आप करंट के अपोजिट हो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट के अपोजिट हो, इसका मतलब माइनस I और मल्टीप्लाई R, इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ, बाई चांस आप B E D C B ऐसे चल के आते होते, तो इस तरह से हम, अगर हम हाँ बी ई डी सी बी आते तो सारे साइन ये पॉजिटिव होते, तो देखो इक्वेशन फिर पॉजिटिव हो जाती, और वैसे भी मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस से डिवाइड कर दें टोटल इक्वेशन को, तो E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस आई आर। फिर से समझो, मैंने अभी ये इक्वेशन लिखी है, साइन नेगेटिव है सारे। अगर बाई चांस हम बी ई डी सी बी ऐसे चल रहे होते, तो देखो आप जब ऐसे चल के आओगे पहली बार ईएमएफ के लिए, तो ईएमएफ में नेगेटिव से एंटर किया, पॉजिटिव पे निकलते तो पॉजिटिव आएगा, इसकी तरह यहां मान लो जैसे ये है। और जब करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो आई आर प्लस आई आर टू, I2 R2, क्योंकि यहाँ पे आई है, तो एक ही इक्वेशन में करंट भी, मैं समझता हूँ दोनों इक्वेशन से सारी पॉसिबिलिटी आपकी क्लियर हो गई कि किस तरह से हम इनको करते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे, वो देखना बुक्स में अपनी, और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है बेटा? देखो, हम बोलते हैं कि मान के चले हमारी ये सेल है कि बच्चों इस सेल का ईएमएफ बताओ। तो वैसे रियल में हम ईएमएफ है होता क्या, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंस है जबकि उस सेल से कोई एनर्जी यूज ना की जाए, एग्जैक्ट में उसकी एनर्जी बताई जाए। क्योंकि मैं बता चुका हूं ईएमएफ क्या होता है, व्हेन नो वन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, है ना। उसके टर्मिनल के बीच जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन वो कब हो कि जब उससे कोई एनर्जी यूज ना की जाए। तो हम ऐसा एक क्या कनेक्ट करते हैं, इसके टर्मिनल के बीच एक क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं। यहां पे एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। अब ये क्या बताएगा, इसका ईएमएफ बताएगा, लेकिन नहीं बताता एग्जैक्ट। क्यों नहीं बताता? क्योंकि ईएमएफ बताने के लिए भाई ये इसकी जो पॉइंटर रहता है, आपने देखा होगा वोल्ट मीटर में 0 पर रहता है पॉइंटर जब करंट पास फ्लो नहीं, उसके अंदर फ्लो नहीं होती। और ये धीरे धीरे इसकी जो नीडल है वो आगे बढ़ती है, इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। लेकिन सोच के चलो, हमने बोला है कि इसकी ईएमएफ को बताएगा, लेकिन ईएमएफ बताएगा कैसे? कुछ एनर्जी तो ये खुद लेता है उसको वर्क कराने के लिए। भाई नीडल को डिफ्लेक्ट कराने के लिए कुछ एनर्जी तो खुद लेता है। अगर एनर्जी लेता है इसका मतलब करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो ईएमएफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से कम आएगी, क्योंकि ईएमएफ था ये कि रेजिस्टेंस और ये, जबकि ये ग्राफ कैसा होता है, ये फिर ग्राफ ऐसे आएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो करंट ले ही रहा है। रियल में ये वाला होगा इससे। तो इसीलिए फिर हमें एक तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा बच्चों, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एनर्जी ये खुद ही कंज्यूम करेगा। अब ये खुद एनर्जी कंज्यूम करता है तो फिर ये ईएमएफ कहाँ से बता पाएगा? ईएमएफ तो नहीं बता पाएगा। इसीलिए फिर हमें किसी ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ी उस टाइम पे जब हमने देखा कि ईएमएफ तो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है, तो हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ी कि जो खुद एनर्जी ना ले लेकिन हमें वैल्यू बता दे। मीन्स ये कि सेल से एनर्जी भी ना ले और हमें क्या पता चल जाए, उसका एग्जैक्ट ईएमएफ पता चल जाए। और एग्जैक्ट ईएमएफ कब पता चल सकता है? जब कोई करंट ही फ्लो ना हो। तो हमने कुछ एक अरेंजमेंट ऐसा किया कि एमीटर लगा के कि देखा करंट भी फ्लो नहीं होती। क्योंकि पता कैसे चलेगा करंट फ्लो नहीं होती? भाई हमने एमीटर को कनेक्ट किया, एमीटर किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। और उसको कहां पे कनेक्ट किया? यहां। और देखा कि एमीटर में का डिफ्लेक्शन कहां पे रहता है? 0 पर। इसका मतलब कोई करंट ही फ्लो नहीं हुई सर्किट में, और करंट भी फ्लो नहीं हुई। और हमने कुछ, हालांकि ऐसे रियल में डायरेक्ट वोल्टमीटर लगा के और ये लगा के तो पॉसिबल नहीं है। ये वोल्टमीटर अब इस तरह से हम लगाएं, ये एमीटर सीरीज में लगाया जाता है और वोल्टमीटर पैरेलल में, ये पैरेलल में लगा के। तो रियल में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वोल्टमीटर लगा के कुछ अरेंजमेंट किया, और उस अरेंजमेंट की हेल्प से हमने देखा कि सर्किट में करंट भी फ्लो नहीं किया, और हमने एग्जैक्ट ईएमएफ को निकाल लेते हैं। तो उस डिवाइस का नाम होता है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या बताता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल एक्यूरेटली। ये वर्ड जरूर, इट इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल एक्यूरेटली। कॉपी चाइल्ड चेक करा। तो इस तरह से, तो इस डिवाइस को हमने कब, इन्वेंशन कब हुई कि जब हमें अपनी सेल का ईएमएफ पूरी तरह से चेक करना है कि एग्जैक्ट होता कितना है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं। अब जरा इसके लिए थोड़ा सा इस डिवाइस के बारे में बात बाद में करेंगे। पहले कुछ चीजें समझनी है तुम्हें, जो बेसिक है इसके लिए समझना जरूरी है। देखो, हमारे पास मान के चलते हैं 10 वोल्ट की सेल है। कितने वोल्ट की सेल है? 10 वोल्ट। और इस सेल को मैंने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट किया, और इस वायर की ऐसे ये सेल, और हमने ये भी कंसीडर किया साथ साथ
कि इस वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर, मैंने क्या बोला, इस वायर की लेंथ फ्रॉम ए टू बी 10 सेंटीमीटर है, और ये सेल हमारे कितने वोल्ट की है, 10 की। साथ साथ इसमें एक चीज और भी कंसीडर करें, देखो रियल लाइफ में हम एग्जैक्ट, हमारी लैब में भी ये पोटेंशियोमीटर होता है और हम एग्जैक्ट ईएमएफ चेक कर लेते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि पोटेंशियोमीटर से भी कनेक्ट करने के लिए कॉपर वायर चाहिए होते हैं, तो एग्जैक्ट ईएमएफ निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक आइडियल फॉर्म तो हम जनरेट कर सकते हैं कि किस तरह से, किस मेथड से उसका ईएमएफ एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करते हैं, इसकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए एक बेसिक समझे। एक 10 वोल्ट की सेल को कनेक्ट किया किससे, 10 सेंटीमीटर की वायर से, रेजिस्टेंस वायर, ये कॉपर वायर है। यहां से ये वाली जो मैंने वायर बनाई है, इसको थिक इतना करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस लगभग कितना हो जाए, नेग्लिजिबल, कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ना के बराबर रहे, और रेजिस्टेंस रहता किसमें, केवल इसमें, और वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस भी कितना है इस वायर का, 10 ओम। थोड़ी देर के लिए समझे, ठीक है। 10 ओम की वायर, 10 सेंटीमीटर की लेंथ, और सेल भी कितने वोल्ट के, 10 वोल्ट की। तो अब थोड़ी देर के लिए समझो कि मैंने क्या किया, ये ए पॉइंट और ये बी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की वायर है। तो मैं अभी बताया था जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी सेल से निकलती है वो पूरे सर्किट में जीरो हो जाती है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वायर ब्रेक हो जाएगा, जल जाएगा। तुमने देखा हीटर की वायर कई बार जल जाती है ना, गर्म होके। तो उसका रीजन क्या है कि इसका मतलब वो, और ऐसी पॉसिबिलिटी तब बनती है आप किसी डिवाइस को ज्यादा टाइम तक चलाते हो, ज्यादा टाइम तक चलाने में क्या होगा, कोलिजन होता है, और कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, वो एनर्जी को, चार्ज को ठीक से आगे थ्रो नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाते पार्टिकल, और हीट होते 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 होते, और तुमने पढ़ा है हीट की और रेजिस्टेंस की दोस्ती होती है। जितनी ज्यादा हीट जनरेट होगी किसी वायर में, जितना ज्यादा टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि दोस्त हैं दोनों एक दूसरे के। और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो वायर को वो डैमेज कर सकता है। खैर, तो 10 वोल्ट की बैट सेल है और 10 ओम का ये, तो हर 1 मीटर पर, 1 सेंटीमीटर पर कितना कंज्यूम होती है एनर्जी, 1 वोल्ट। अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर की बात, तो 1 सेंटीमीटर पर कितनी यूज होती है, 1 वोल्ट। अब मैंने क्या किया, इसी को, और इस तरह से हमने क्या करते हैं, इसको ड्राइवर सेल बोल देते हैं। क्या बोले, ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल इसलिए क्योंकि इससे हमने इसमें जनरेट किया है वोल्टेज, पूरी वायर पर एनर्जी फैला दी है। और कितनी एनर्जी स्प्रेड की है, 10 वोल्ट, पूरी कितनी वायर पर, 10 सेंटीमीटर पर। अब क्या करते हैं, हम जनरेट करते हैं अलग